वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एरर सोर्सेज एंड टाइप्स। अभी तक हमने जो भी एरर पढ़ी है वो हमने ये ध्यान में रख के पढ़ी है कि हम एरर का कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे। ठीक है, एरर का कैलकुलेशन हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन है या फिर हम रेंज या स्पान है या एज ए ट्रू वैल्यू, हम इस तरीके से एरर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेजरमेंट सिस्टम में एरर आती है उनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से एरर आ सकती है, एरर के सोर्सेज। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एरर का क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एरर कितने टाइप की होती है? मेनली तीन टाइप की एरर होती है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड द रैंडम एरर। अब आपका जो सिस्टमैटिक एरर है अगेन तीन पार्ट में क्लासिफाई है, ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आपका फर्दर क्लासिफाइड है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ग्रॉस एरर क्या है। तो ग्रॉस एरर जो है आपकी, ग्रॉस एरर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मिस्टेक, जो ह्यूमन मिस्टेक के कारण एरर होती है उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। जैसे कि अगर किसी ह्यूमन ने मिस्टेकनली जो है 21.5 वोल्ट को 31.5 पढ़ लिया, तो इस तरीके से इस एरर को अपन बोलते हैं ग्रॉस एरर। और ग्रॉस एरर जो होती है इसको हम रिमूव करने के लिए हम दो या तीन मेजरमेंट लेते हैं। दो या तीन मेजरमेंट लेने से हमारा जो है आपका एरर का हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। ग्रॉस एरर हम पूरी तरीके से एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है। जहां पर भी आपका ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है वहां पर हम ज्यादातर एरर को रिमूव नहीं कर सकते। हम ग्रॉस एरर को एज ए कांस्टेंट लेके चल सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ओवरसाइट, बिकॉज ऑफ मिस साइट, उसके कारण जो एरर आती है ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण, तो उसको हम बोलते हैं आपका ग्रॉस एरर। फिर आती है हमारी सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो आपका फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है कि ये जो एरर है मतलब कि ये इनको कैलकुलेशन इनका किया जा सकता है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट में एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट रहती है। एक सिस्टमैटिक वे में जब ये प्रेजेंट रहती है इनका एक कांस्टेंट डेविएशन होता है। तो ये दो इनके कीवर्ड्स है, कांस्टेंट डेविएशन एंड द प्री कैलकुलेटेड एरर इनको आप कह सकते हो। तो ये पहले से इनका कैलकुलेशन भी हो जाता है और ये कांस्टेंट डेविएशन वाली एरर होती है, इसलिए इनको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो सबसे पहली है आपकी ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो उस के कारण जब भी आपका कोई भी ऑब्जर्वर उस रीडिंग को रीड करेगा, तो जब उसके ऊपर होने के कारण वो उसको मतलब थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा रीड कर सकता है। तो इस एरर को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। इस एरर को हम बोलते हैं पैरेलैक्स पैरेलैक्स एरर। ये हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर में आता है। पैरेलैक्स एरर को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? पैरेलैक्स एरर को हम जो आपका पॉइंटर है एक तो वो बिल्कुल डायल के टच में रहे, उस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हम मिरर इमेज बना सकते हैं कि जब भी ऑब्जर्वर जो है अगर आपका कहीं और थोड़े डायरेक्शन चेंज करके अगर वो इस रीडिंग को रीड कर रहा है, तो उसको पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है, मतलब पॉइंटर का रिफ्लेक्शन है, वो उसको डायल में दिख जाएगा। जब उसको पॉइंटर का जो रिफ्लेक्शन है डायल में दिखेगा, तो वो समझ जाएगा कि वो जो रीड कर रहा है वो सही रीड नहीं कर रहा है। जब आपका पॉइंटर बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए, मतलब आपको उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए, तब हमारी पैरेलैक्स एरर जो है वो रिमूव हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, कि ऑब्जर्व करते समय जो है वो पैरेलैक्स एरर आ गई है बिकॉज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के कारण जो एरर है, पॉइंटर जो है वो टच नहीं है डायल से, थोड़ा सा उठा हुआ है, तो उसके कारण जो एरर आती है उसको हम ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। अब जो एनवायरमेंटल एरर है, एनवायरमेंटल एरर का मतलब होता है आपका कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वर्क करने के लिए डिजाइन किया गया है, कि भाई इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना इसमें है ना कोल्ड टेम्परेचर, इतना इसका हॉट टेम्परेचर है, और बाकी जो भी आपका ह्यूमिडिटी है वो सारी चीजें सेट होती है। उस सारी चीजें सेट में वो इंस्ट्रूमेंट उस तरह से मतलब सही सही रीडिंग देता है। लेकिन जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, यानी कि जब टेम्परेचर टू हाई हो, टू लो हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें जो आपके रेजिस्टेंसेस लगे हैं, कैपेसिटर्स लगे हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर वो आपकी मिस लीडिंग एरर देंगे, मतलब वो आपकी रॉन्ग एरर मतलब एरर दे सकते हैं। तो जब एरर वो देंगे तो इस तरीके से उस वाली एरर को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? वो डालेंगे अपन एनवायरमेंटल एरर में। तो एनवायरमेंटल एरर को हम प्री कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसके जो इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिकेशन है उसमें लिखा रहता है कि इतना
टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी ह्यूमिडिटी होना चाहिए, इतनी टेम्परेचर इतनी ह्यूमिडिटी पे ये इंस्ट्रूमेंट इतनी एरर देगा। तो इस तरीके से ये आपकी कांस्टेंट एरर है और उसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। फिर थर्ड आपकी कैटेगरी आती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी आपकी दो तीन चीजें इसमें आती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक आपकी एरर आती है कि इनहेरेंट, मतलब कि इनहेरेंट इसमें कोई डिफेक्ट है, जैसे कि इसका जब परमानेंट मैग्नेट है वो वीक हो गया है, या उसकी स्प्रिंग जो है आपकी लूज हो गई है, तो ये इनहेरेंट डिफेक्ट आता है। इनहेरेंट डिफेक्ट हम इसको बोलते हैं। तो एक कैटेगरी तो इसकी इंस्ट्रूमेंटल एरर की होगी इनहेरेंट डिफेक्ट, जिसमें कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की स्प्रिंग लूज है, या उसका जो परमानेंट मैग्नेट है वो वीक हो गया है, या उसका कोई सा पॉइंटर जो है वो लूज हो गया है, उसके कारण जो एरर इंट्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, और उसको कैटेगरी में डालते हैं इनहेरेंट डिफेक्ट में। फिर इसके बाद इसमें आता है आपका कि मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को आप को जो है वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में आपको यूज करना चाहिए। तो वो जो एरर उसके कारण होती है कि मिस यूज कर रहे हैं हम इंस्ट्रूमेंट को हम सही तरीके से, मतलब हमने उसका जीरो एडजस्टमेंट नहीं किया, मतलब जीरो एडजस्टमेंट सही तरीके से करना चाहिए। फिर उसमें जो भी उन्होंने एप्लीकेशन जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इंस्ट्रूमेंट के पीछे कि भाई इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, इनिशियली आपको ऐसा करना है, इनिशियली आपको एक रीडिंग ले लेना है, देन आपको फिर सही रीडिंग लेने के लिए दोबारा से इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो एरर आती है हमारी, ये इसमें आ जाती है आपकी मिस यूज, इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज। और मिस यूज इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर हमारी थर्ड जो एरर आती है आपकी, थर्ड एरर जो आती है आपकी लोडिंग इफेक्ट, इसको अपन बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो भी क्वांटिटी आप मेजर करना चाह रहे हो वो क्वांटिटी जब हम इंस्ट्रूमेंट में उसको लगाते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उस क्वांटिटी को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि वो क्वांटिटी अगर करंट है तो उस करंट से वो उस करंट को वो खुद ड्राइव ना करने लगे, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्योरली क्वांटिटी को मेजर करे, ना कि उस क्वांटिटी को डिस्टर्ब करे। अगर वो इंस्ट्रूमेंट उस क्वांटिटी को डिस्टर्ब करता है, यानी कि उसमें करंट या वोल्टेज खुद ले लेता है, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। मतलब जो क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड है वो इंस्ट्रूमेंट को लोड कर रही है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें लोडिंग इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। जैसे कि अपना हाई इम्पिडेंस, जैसे कि हमने कोई हम वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं और हमने उसको बहुत हाई रेजिस्टेंस पे लगा दिया गया है, तो इस तरीके से वो आपका हाई इम्पिडेंस जो हो जाएगा वो लोडिंग इफेक्ट देगा। तो दीज आर कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब थर्ड एरर आती है आपकी रैंडम एरर। बाकी दोनों एरर, जो ग्रॉस एरर है और सिस्टमैटिक एरर है, दोनों को अगर हम अकाउंट कर ले, दोनों को अगर हम टेक केयर कर लें, अगर दोनों का ध्यान रखकर हम सारी एरर को अगर हम ध्यान में रखते हुए और इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर ले, उसके बाद भी हमारे पास जब एरर आती है, यानी कि ग्रॉस एरर और सिस्टमैटिक एरर का कैलकुलेशन करने के बाद भी जो एरर हमारे पास आती है, जिसका हमें कोई सोर्स नहीं पता कि एरर कहाँ से आ रही है, लेकिन एवरी मेजरमेंट में वो एरर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो है एवरी टाइम आपकी आती ही आती है, इसका क्या सोर्स है मतलब नहीं पता होता है, पर एवरी मेजरमेंट में ये एरर आती है। तो रैंडम एरर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो है स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिकल डेटा से हम रैंडम एरर को कैलकुलेट करते हैं। रैंडम एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन निकालना होता है, डेविएशन निकालना होता है, हिस्टोग्राम बनाना होता है। तो ये जो आपकी रैंडम एरर होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको या तो आपको सैम्पलिंग करनी होती है, मतलब आप बहुत सारे मेजरमेंट करो, देन उसका सैंपल लो, सैंपल निकालने के बाद आप सैंपल का मीन निकालो और मीन के बाद फिर आप उसका डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम रैंडम एरर का कैलकुलेशन करते हैं। तो जो सैम्पलिंग की मेथड है कि किस तरीके से हम जो है सैम्पलिंग लेंगे रैंडम एरर निकालने के लिए, तो वो मल्टी सैम्पलिंग डेटा होता है और सिंगल सैंपल डेटा, दो टाइप की मेथड होती है। यानी आप बहुत सारे सैंपल भी ले सकते हो और उनके फिर उन सैंपल का हर सैंपल में आपकी 4-4 5-5 रीडिंग होंगी, तो एवरी सैंपल का मीन निकलेगा। आपने ऐसे 10 सैंपल लिए तो 10 सैंपल का अलग अलग मीन निकलेगा, फिर उसके बाद उन सारे मीन का भी मीन निकलेगा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो होता है आपका मल्टी सैंपल डेटा कैलकुलेशन। और एक होता है सिंगल सैंपल, मतलब आप एक
सिंगल सैंपल ले लीजिए, उसमें 5 या 6 ग्रुप ऑफ रीडिंग्स होंगी, उनका मीन निकाल लो, उसका उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, उनका वेरिएशंस निकाल लो और उनका हिस्टोग्राम बना करके हम रैंडम एरर को शो कर सकते हैं। यानी रैंडम एरर पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर आपकी डिपेंड है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एरर। मतलब जब आपके पास एरर का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें पूछा क्या गया है। अगर उसमें नॉर्मल एरर के टाइप्स पूछे गए हैं, तो आपको उसमें एरर के टाइप्स में आपको 2 कैटेगरी डालनी है कि एक है कैलकुलेशन बेसिस पे और एक होता है सोर्सेज ऑफ एरर। तो दिस क्वेश्चन जो है हमारा, जो हम कर रहे हैं ये है सोर्सेज ऑफ एरर, कि कहाँ कहाँ से एरर आ सकती है।